आज इलोन मस्क से लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत तक सब ये कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे करो। दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे तो 3 होने चाहिए, नहीं तो पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा। What we face is population collapse. हाँ. Collapse. Like people have no idea how fast population is going to collapse. आंध्र प्रदेश, जहाँ पर इलेक्शन के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस पॉलिसी को हटा दिया है और कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे करो। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में लोगों की ये हाल है। I don't think I can sustain a relationship with somebody who wants kids. That has of course caused a few breakups in the past. We love kids, but अपने नहीं, दूसरों के बच्चे दूसरे के बच्चे। तो आखिर कहानी क्या है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े थिंकर्स और लीडर्स कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे करो, वो भी इंडिया जैसे देश में जो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। लेकिन फिर भी आज का यूथ बच्चे करने को रेडी नहीं है। जानते हैं आज की वीडियो में। 1970s के इंडिया में एक एवरेज मदर 5 से 6 बच्चे पैदा किया करती थी, जिस वजह से तब इंडिया की फर्टिलिटी रेट 5.2 थी। 2018 आते आते ये नंबर 2.2 पर आ गया और आज ये गिर के 1.9 पर है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल बेसिकली होता है कि एक विमेन को कितने बच्चे करने चाहिए टू कीप द पॉपुलेशन स्टेबल, और ये 2.1 होता है ताकि पॉपुलेशन डिक्रीज ना हो, मेंटेन हो जाए। लेकिन आज इंडिया में नंबर गिर के नीचे आ गया है। अगर सिटी वाइज बात करें तो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, इन सभी सिटीज में TFR आज 1.5 1.4 रह गई है। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि अगर फर्टिलिटी गिरेगी तो ओवरऑल देश पूरा बूढ़ा होता जाएगा। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जहां 2015-16 में 7% वुमेन चाइल्डलेस थी, वही नंबर 2021 में 12% पर आ गया है। और इतना बड़ा शिफ्ट इतने कम टाइम में सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं होता, इसके पीछे काफी मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें पहला काफी ऑब्वियस है। आज का इंडियन यूथ काफी कमा भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में काफी खर्च भी कर रहे हैं। सैलरीज बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन महंगाई भी उसी पेस से बढ़ रही है। आज लाइफ का हर एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले लोगों के फोन में कैलकुलेटर खुल जाता है, और अगर उसमें बच्चा जोड़ दो तो कपल से तोते उड़ जाते हैं। आज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को पैदा करने से उसके 22 साल के होने तक एक बच्चे पर 45 लाख रुपए लग जाते हैं, जहां उसे 5 साल तक बड़ा करने में 7 से 8 लाख, 6 से 17 साल में 17 लाख और कॉलेज तक करीब 13 लाख। अब चलो मान लो ये फिगर इन्फ्लेटेड भी है, लेकिन फिर भी नाना करते 30 लाख तो पक्का है। और अगर इसमें दूसरे बच्चे प्लानिंग कर लो तो होश ही उड़ जाते हैं। आज कई केस आगे आते हैं जहाँ पे इंडिया में स्कूल की फीस आसमान छू रही है। किंडरगार्टन की फीस 1.5 लाख रुपए है, जिसमें पेरेंट्स की ओरिएंटेशन वो अलग से लगा रखी है 8400 रुपीज। एक गुड़गांव का यूजर बताता है कि उसके क्लास 3rd के बच्चे की मंथली फीस 30,000 रुपीज है, जो हर साल 10% से बढ़ रही है। और अगर ऐसे चलता रहा तो जब उसका बच्चा क्लास 12th में आएगा उसकी साल की फीस 9 लाख रुपए हो जाएगी। आज इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन लगभग 12% पे चल रही है, और कुछ कॉलेज में तो ये नंबर 300% तक जा चुका है। और बड़ी सिटीज में सिर्फ फीस महंगी नहीं है, उनका एडमिशन प्रोसेस ही एकदम अलग है, जहाँ पर बच्चे के साथ पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। यानी पहले तो महंगी फीस दो, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी करो। नम्रता, जिसकी 5 साल की बेटी है और वो मुंबई में रहती है, वो कहती है कि हमारे टाइम में हमें से स्कूल जाना होता था, लेकिन आज के बच्चे को स्विमिंग के लिए भेजना पड़ता है, उसकी ड्राइंग क्लासेस भी लगानी पड़ती है, और इसके अलावा और भी देखना होता है कि वो क्या चीज में अच्छी हो सकती है, और इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है। आज इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चे पे अपने साल की 65% इनकम लगा देते हैं, व्हिच इज इनसेन। और अभी तो मेन पार्ट आया भी नहीं है। बच्चा होता है तो कपल को नया घर भी चाहिए होता है, जहाँ पर बच्चा आराम से रह सके, घूम सके, खेल सके, लेकिन आज वो लेना नामुमकिन सा हो गया। लास्ट 3 सालों में इंडिया में पर कैपिटा इनकम 5 टाइम्स बढ़ी है, लेकिन सेम टाइम में प्रॉपर्टी प्राइसेस 15 गुना बढ़ गए हैं। आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हर बड़े शहर के अंदर रेंट प्राइसेस हर साल 5 से 10% से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज इंडिया के टॉप 5% अर्नर्स को मुंबई में घर लेने के लिए 109 साल लग जाएंगे। 109 साल, यानी आम आदमी की बात तो छोड़ ही दो। इसके साथ हेल्थ केयर इन्फ्लेशन वो भी 14% पर है, जो कि पेरेंट्स के लिए और भी ज्यादा कंसर्निंग हो जाता है। यूएन ने 14 कंट्रीज के 14,000 एडल्ट्स पे एक सर्वे किया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। उसमें आगे आया कि 39% लोग फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से बच्चा नहीं करते, 21% जॉब सिक्योरिटी की वजह से, और 19% हाउसिंग लिमिटेशंस की वजह से। इसीलिए आजकल नया कॉन्सेप्ट वायरल हो रहा है, डिंक, यानी डुअल इनकम नो किड्स। दोनों पार्टनर्स फुल टाइम कमा रहे हैं और अपने लिए कमा रहे हैं, और वो कहते हैं कि भले दुनिया उन्हें सेल्फिश कहे, लेकिन हमारी लाइफ टेंशन फ्री है और हम पूरे फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं। ऑल्सो बच्चों को लेके आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आई वुड लव टू नो इट। लेकिन सिर्फ महंगाई और फाइनेंशियल एंगल ही बच्चे ना करने का रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो निखिल कामत भी है जिन्हें बच्चे नहीं करने। I don't see myself getting married or having kids. बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स विद्या बालन, तब्बू, जॉन अब्राहम, ये सारे के सारे मैरिड हैं, लेकिन इनके बच्चे नहीं हैं। तो उसका रीजन क्या है वो और भी गहरा हो जाता है। इंडिया एक ऐसा देश था जहाँ पर शादी के बाद बच्चा होना कोई डिसीजन नहीं होता, बल्कि एक ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप होता है। शादी होती है, थोड़ा टाइम गुजरता है, और फिर घर के अंदर बच्चे की आवाज अपने आप आई जाती है। ना ही कोई टोकता है, ना ही कोई पूछता है, बट ये ऑटोमेटिक एक बनी बनाई बात है। लेकिन आज शादी में दोनों जेंडर के रोल्स बदल चुके हैं, स्पेशली विमेन के, जो एक टिपिकल 1980s 90s की विमेन नहीं रह गई
गई है। उसकी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन और एक्सपेक्टेशन सब कुछ अलग है। वो पढ़ लिख कर बड़ी हुई है, उसने अपने करियर पे फोकस किया है और सबसे मेन बात, उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऑप्शन नहीं है बल्कि उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है और इसीलिए वो बच्चों से दूर भागती है। एंड नॉट जस्ट वुमेन, मेन के भी आज के टाइम में सेम हालात हैं जहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चाहते हैं और वो खुद के लिए जीना चाहते हैं। इंडिया में ये चीज मेजरली अर्बनाइजेशन की वजह से है। पहले इंडियन सामाजिक सोसाइटी थी जहाँ पर कलेक्टिविज्म था। अगर बच्चे के पेरेंट्स के बाहर भी जाते हैं तो दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ, कोई ना कोई बच्चे का ध्यान रखने के लिए हमेशा होता ही था। और अगर मान लो घर पे कोई नहीं है तो बच्चे को पड़ोसी के यहाँ पे दे देते थे। लेकिन ना जॉब्स और काम के चक्कर में लोग सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं जहाँ पर फैमिलीज जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है। सारी फैमिलीज दूर दूर हो गई हैं और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक कपल पे रह जाती है। आज अगर कपल के माँ बाप कह भी देते हैं कि हमें जल्दी से पोता पोती शक्ल दिखा दो तो वो 2-4 दिन तो बच्चे को संभाल लेंगे, उसके बाद नहीं संभाल सकते। एक कपल अपना एक्स्ट्रा मेंटल बैगेज और फिजिकल स्ट्रेस ना तो बच्ची को देना चाहता है और ना ही उसका स्ट्रेस लेना चाहता है। इंडियन सोसाइटी आज कम्युनिटी से इंडिविजुअलिज्म पे शिफ्ट कर रही है थैंक्स टू द वेस्टर्न कल्चर। आज इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑलरेडी काफी लो है, जो सिर्फ 25% के आसपास है। और जो विमेन वर्कफोर्स में एक्टिवली काम कर रही है वो साफ साफ कहती हैं कि चाइल्ड बर्थ के बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी लिमिट हो जाती है। बच्चे एक इनविजिबल बैरियर बन जाता है जिसे ना तो हटा सकते हैं और साथ में रह रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। फूड और ट्रैवल राइटर इंसिया लीस वाला कहती है कि बच्चा ना होने की वजह से मैं एक फ्री सोल हूँ और प्रोफेशनली ज्यादा रिस्क ले पाई हूँ और बाकी रिलेशनशिप्स, प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटीज में अपनी एनर्जी दे पाती हूँ जो मेरी प्रायोरिटी है। अर्बन वुमेन का डर सिर्फ बच्चा पालने का नहीं है बल्कि अपनी आइडेंटिटी को खो देने का भी है। उन्हें लगता है कि मदरहुड के बाद मैं सिर्फ माँ बन के ना रह जाऊँ, मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, मेरे एम्बिशंस, मेरा करियर वो सब कहीं पीछे ना रह जाए। I want to focus on myself. I want to focus on my career and I love sleeping. आज 18% यंग वुमेन कहती हैं कि वो चाइल्ड फ्री रहना चाहती हैं और 27% कहती हैं कि वो बच्चे के डिसीजन को इंडेफिनिट टाइम के लिए डिले करना चाहती हैं। लोगों के लिए आज हैप्पीनेस का मीनिंग बदल चुका है। पहले शादी के बाद बच्चा एक ऑब्वियस स्टेप था लेकिन आज एक चॉइस है और इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, एंटीनेटलिज्म, जहाँ पर लोग कहते हैं कि हम बच्चे को ऐसी दुनिया में नहीं लाना चाहते जहाँ पर क्राइम है, ओवर पॉपुलेशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है कि उसे हमारा ट्रॉमा कैरी करना पड़ेगा। The children that we bring into the world will have to face the worst of climate change and climate crisis. उनका सवाल ये नहीं कि बच्चे को कैसे पालेंगे बल्कि ये कि वो ऐसी गंदी दुनिया में कैसे बड़ा होगा। दिल्ली की हवा जहाँ सांस लेना भी जहरीला हो चुका है, बेंगलोर का ट्रैफिक जहाँ दिन का बड़ा हिस्सा रोड पर निकल जाता है, या मुंबई का लिमिटेड स्पेस जहाँ पर छोटा घर भी लेना लग्जरी बन गया है। ये सारी चीजें लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं और इन सारे रीजन का इम्पैक्ट स्टेट लेवल के नंबर्स पर क्लियरली दिखता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में फर्टिलिटी रेट 1.5 पर आ चुकी है। सिक्किम और अंडमान जैसे एरियाज में नंबर 1.1 और 1.3 पर आ गया है, जो कि साउथ कोरिया जैसे अल्ट्रा लो फर्टिलिटी कंट्रीज के बराबर हो गया है। और ऐसा होना बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेट मी टेल यू व्हाई। आज सारे वर्ल्ड के लीडर्स और थिंकर्स ज्यादा बच्चे करने के लिए इसलिए नहीं कह रहे कि उनका फायदा होगा, बल्कि ये एक सीरियस एपिडेमिक बन जाएगा। अब जापान के केस ले लूं जहाँ पे यार 65 प्लस की पॉपुलेशन 30% हो गई है। हर 10 में से एक बंदा 80 प्लस की एज का है। 1980s में जापान ने अपने कंट्री को काफी एग्रेसिवली डेवलप किया जहाँ पर सारे बंदे मैन्युफैक्चरिंग और जॉब से इन्वॉल्व थे और तब वहाँ पे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट का ऐसा बबल फूटा कि काफी मेजर लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, जिस वजह से लोगों ने शादी करना और बच्चा करना काफी कम कर दिया। और उसका इम्पैक्ट आज तक दिख रहा है जहाँ पर जापान में आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन है। यहाँ की सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज ओल्डर पॉपुलेशन के लिए बना रखी है क्योंकि वही मेजोरिटी पॉपुलेशन है और इस वजह से यंगर वर्कफोर्स काफी परेशान है कि देश हम चला रहे हैं और पॉलिसीज इनके लिए बना रखी है। जापान के हेल्थ केयर का 60% बजट ओल्ड एज की पेंशन में निकल जाता है। लेकिन जापान और इंडिया में फर्क ये है कि जापान आज डेवलप्ड है। आज चाइना के अंदर भी एजिंग पॉपुलेशन है जहाँ पर उनकी मीडियन एज 39 पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो ऑलरेडी काफी डेवलप्ड हो गए हैं और अगर उनकी ग्रोथ रेट कम भी है तो वो उसे सस्टेन भी कर सकते हैं। लेकिन हम आगे डेवलपिंग नेशन है। अगर ऐसे चलता रहा तो एक आइडियल इंडिया जहाँ पर हमें एक्सट्रीम ग्रोथ और मैक्सिमम पोटेंशियल देखना है, उससे पहले ही हमारी पॉपुलेशन एजेड हो जाएगी और काम नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट से अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया की 60 प्लस की आबादी 20.8% हो जाएगी और यंग लोगों की इतनी कमी हो जाएगी कि आर्मी में जवान भी भर्ती करने के लिए नहीं होंगे। ज्यादा बर्थ होना गवर्नमेंट के लिए तो फायदेमंद है ही क्योंकि ज्यादा बर्थ होना यानी ज्यादा कंज्यूमर, ज्यादा टैक्स पे, ज्यादा वर्क फोर्स। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए नेसेसरी भी है कि हमारी वर्कफोर्स अबंडेंस में हो। साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में 2023 में फर्टिलिटी रेट 0.72 पर आ गई थी, जो कि रिकॉर्ड लो थी, जिसके बाद गवर्नमेंट को मजबूरन बच्चों के लिए स्कीम निकालनी पड़ी जहाँ पर बच्चा पैदा करने पे 5 लाख कोरियन वॉन मिलेंगे, चाइल्ड केयर पर सब्सिडीज मिलेंगी, ट्रैवल, एजुकेशन, हाउसिंग सब पर डिस्काउंट मिलेगा और जिन कपल्स का बच्चा है उन्हें स्पेशल लोन और अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी। और इस सब के बाद साउथ कोरिया में फर्टिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लेकिन जापान और कोरिया
इंडिया वो कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन काफी कम है और डेवलपमेंट काफी ज्यादा है, तो वो इन सारे मेजर्स को ला सकती है, उनके लिए सस्टेनेबल है। लेकिन इंडिया में ऐसी पॉलिसीज को लाना मुश्किल तो छोड़ो, इम्पॉसिबल ही है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो नारा था बच्चे दो ही अच्छे या हम दो हमारे दो, उसे वापस से लाना होगा। यस, आज खर्चे ज्यादा हो गए हैं और कम्युनिटी सपोर्ट वो कम हो गया है, जिस वजह से पेरेंट्स को बच्चे को चाइल्ड प्लानिंग के बाद इस दुनिया में लाना चाहिए ताकि पेरेंट और बच्चा दोनों खुश रहें। लेकिन बच्चा करना इंडिया की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।